कि आज पूरी दुनिया में परमाणु हथियारों को लेकर गहरी चिंता छिड़ी हुई है। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच में पाकिस्तान की तरफ से एटमी हमले की धमकी ने वैश्विक सुरक्षा को चुनौती दे दी है। भारत ने स्पष्ट रूप से कहा है कि पाकिस्तान के परमाणु हथियार सुरक्षित हाथों में नहीं है और इन्हें IAEA के अधीन लिया जाना चाहिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान की न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग को खारिज करते हुए इसे सख्त जवाब देने की बात कही है। पाकिस्तान का परमाणु कार्यक्रम चोरी की तकनीक पर आधारित है, जिसकी शुरुआत एक्यू खान से हुई थी। अब उसी चुराए गए टेक्नोलॉजी के बम खतरे में हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार TTP जैसे आतंकवादी संगठनों ने कराची के मसरूर एयरबेस जैसे परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया है। कई परमाणु वैज्ञानिक लापता हैं और पाकिस्तानी परमाणु ऊर्जा आयोग के कई जो कर्मचारी हैं वो अगवा हो चुके हैं। अमेरिका, इजराइल और यूरोपीय देश इस बात से चिंतित हैं कि कहीं ये हथियार आतंकी संगठनों के हाथ ना लग जाएं। अमेरिका लंबे समय से न्यूक्लियर स्नैच ऑपरेशन जैसे गुप्त अभियानों की योजना बना रहा है ताकि किसी खतरे की स्थिति में पाकिस्तान से परमाणु हथियार छीने जा सके। वहीं यूरोप में भी परमाणु हलचल तेज है। फ्रांस ने रूस के बढ़ते खतरे को देखते हुए पूरे यूरोप के लिए न्यूक्लियर शील्ड तैयार करने की योजना बनाई है। फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रोन ने साफ कर दिया है कि फ्रांस यूरोपीय देशों को परमाणु सुरक्षा देने को तैयार है। इसका मतलब है कि फ्रांस यूरोप में परमाणु हथियार तैनात कर सकता है, लेकिन रूस इस कदम को अपनी सुरक्षा पर हमला मानते हुए खुद भी परमाणु तैयारियों में जुट गया है। इस समय सबसे खतरनाक परमाणु जोन माने जा रहे पाकिस्तान, ईरान, उत्तर कोरिया, रूस और अब फ्रांस। अमेरिका इन सभी पर नजर बनाए हुए है। भारत ने भी यह संदेश दिया है कि वह अब परमाणु ब्लैकमेलिंग को सहन नहीं करने जा रहा है। राष्ट्रवादी दृष्टिकोण से यह आवश्यक है कि भारत अपने सुरक्षा हितों की रक्षा के लिए आक्रामक कूटनीति और सैन्य तैयारी जारी रखे। वैश्विक मंच पर पाकिस्तान के परमाणु खतरे को उजागर करता रहे। जरूरी ये भी है पाकिस्तान के परमाणु हथियार IAEA को सौंपे, न्यूक्लियर धमकी का जवाब देंगे। तमाम बातें राजनाथ सिंह ने भी कही जब वो भूज पहुंचे और जब उन्होंने संबोधित किया। भारत ने फिर दिखाया है कि अगर कोई राष्ट्र हमारी संप्रभुता और स्वाभिमान के खिलाफ जाता है तो उसका हर आर्थिक और कूटनीतिक रास्ता बंद कर दिया जाएगा। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोआन जो बार बार पाकिस्तान का पक्ष लेकर भारत के खिलाफ जहर उगल रहे थे, अब इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ रहा है। अब उसी जहर का स्वाद उन्हें चखना पड़ रहा है, कहे तो गलत नहीं होगा। भारत सरकार ने उनके परिवार की कंपनी सेलेबी एयरपोर्ट सर्विस इंडिया लिमिटेड की सुरक्षा मंजूरी रद्द कर दी। जी हां, यही कंपनी जो भारत के 9 बड़े एयरपोर्ट्स पर ग्राउंड हैंडलिंग, फ्लाइट ऑपरेशंस, कार्गो जैसे संवेदनशील कार्यों में लगी थी, अब भारत में यह कदम भी उनका नहीं चल पाएगा और वो एक कदम यहां रख नहीं पाएंगे, क्योंकि भारत अब सहने वाला देश नहीं रहा। ये नया भारत है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब तुर्की ने खुलेआम पाकिस्तान का समर्थन किया, तब भारत ने यह स्पष्ट कर दिया कि कोई विदेशी ताकत अगर दुश्मनों के साथ खड़ा होगा तो उसकी कंपनियां यह मुनाफा यहां नहीं कमा पाएंगी। और अब BCAS यानी ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी ने कार्रवाई कर दी है। साफ कहा गया है कि अब सेलेबी भारत में कोई भी एविएशन से जुड़ा कार्य नहीं कर सकती। कंपनी चाहे जितनी सफाई दे कि वो किसी राजनीतिक संगठन से जुड़ी नहीं है, लेकिन क्या भारत ये भूल सकता है कि ये कंपनी एर्दोआन की बेटी सुमैया बारकार से जुड़ी हुई है। वहीं एर्दोआन जो कश्मीर पर पाकिस्तान का राग अलापता है, संयुक्त राष्ट्र में भारत के खिलाफ बोलता है। भारत अब सिर्फ बात नहीं करता, कार्रवाई करता है। यह संदेश सिर्फ तुर्की के लिए नहीं है, बल्कि उन सभी देशों और नेताओं के लिए है जो भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता पर सवाल उठाने की जरूरत करते हैं। भारत बोलेगा तो दुनिया सुनेगी और अगर कोई विरोध भी करेगा तो उसका कारोबार बंद हो जाएगा। जैसा यहां पर आप देख रहे हैं, भारत का तुर्की कंपनी पर एक्शन से जुड़ी ये खबर।
में हमें अभी जो बहुत सारे एयरपोर्ट पे ग्राउंड हैंडलिंग की सेवा देती है, तो ये मूल स्वरूप से तो ये तुर्की की बेस है, बेस वाली ये कंपनी है। आज जिस माहौल से हम गुजर रहे हैं, जो सिचुएशन देश में है, जिस युद्ध हमारा शुरू था, तो उसका अगर हम जो बैकग्राउंड देखते हैं तो मुझे लगता है कि नेशनल सिक्योरिटी का ये इशू बन चुका है कि तुर्की ने तो पूरे खुलेआम से पाकिस्तान का सपोर्ट किया था, तो नेशनल सिक्योरिटी का ये विषय हो गया। और इसलिए विकास के माध्यम से इस पूरी सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए ये जो सेलेबी कंपनी है उसको पूरी तरह से बैन कर दिया है और पूरे देश में जहां जहां उनका काम शुरू था वो काम उनका बंद कर दिया, क्योंकि एक तो सिक्योरिटी का भी इशू है, दूसरी एक जनभावना भी है कि जो कोई हमारे दुश्मन को मदद करेगा वो हमारा दुश्मन होगा। और इसीलिए मुझे लगता है कि व्यापारी हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, सभी ने अभी ये निर्णय लिया कि तुर्की की कोई भी चीज, कोई भी सेवा हमें नहीं चाहिए। हम आत्मनिर्भर है, हमें हमारी व्यवस्था हम खुद करेंगे। लेकिन इसी को मद्देनजर रखते हुए ये भी सेवा जो है बहुत सारे एयरपोर्ट पे चल रही थी, आज विकास के माध्यम से हमारे मिनिस्ट्री की ओर से हमने वो बैन कर दिया, उसको कैंसिल कर दिया। कितने एयरपोर्ट पे ये थी और आपने जो लहर चल पड़ी है नेशन फर्स्ट की, आपने कितने एयरपोर्ट पे ये काम करती थी ये कंपनी और किस तरह? देखिए, पूरे देश में अभी ये भावना है कि हर एक भारतीय के मन में कि नेशन फर्स्ट। इसके लिए मुझे लगता है कि ये निर्णय हमने जो लिया है वो सही है। और आज पूरे देश में मेरे जो जानकारी उसके हिसाब से 8 या 9 एयरपोर्ट पे इनकी सेवाएं चल रही थी, हजारों लोग उनमें काम कर रहे थे। नेशनल सिक्योरिटी का इश्यू है, मुझे लगता है इस विषय को आज भारत सरकार ने अहम महत्व दिया है, उसको प्रायोरिटी दी है और इस पूरी कंपनी का काम पूरे देश में अब बंद होगा। एक लास्ट क्वेश्चन है, तुर्किस्तान एक ऐसा देश है जब वहाँ भूकंप आया था तो हमने सबसे पहले उनको मदद की थी, लेकिन अब उसने पाकिस्तान के साथ में खड़े हुए जो आतंकवाद को सपोर्ट करता है। सरकार कितनी गंभीर है इस विषय को? बिल्कुल गंभीर है सरकार। आप देख रहे हो कि मुझे लगता है कि जो सिचुएशन अभी सामने है उसके जो हमारे दुश्मन के साथ खड़ा है वो हमारा दुश्मन है, मैंने अभी भी कहा। तो तुर्की के लिए तो वही मुद्दा हो गया कि तुर्की की जरूरत किसी भी उनकी सेवा की वस्तु की जरूरत अभी हमें नहीं है। और ये सिचुएशन जो है कि हमने तो पूरे विश्व को ये विश्व शांति का संदेश दिया। हमारे भारत ने तो देखो कोविड के समय में हमने देखा नहीं कि कौन किस विचार से काम कर रहा है, कौन किसके साथ खड़ा है। ये पूरी मानवतावादी का विचार करके हमने पूरे विश्व को वहां पे कोविड के समय वैक्सीन के माध्यम से हमने मदद की। मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने पूरे विश्व के लिए एक आधार बन के हम खड़े रहे। लेकिन ठीक है, अभी जिनकी भूमिका है। अमेरिका में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की, माफ कीजिएगा, अमेरिका में मौजूदा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की साजिश का सनसनीखेज मामला सामने आया है। इस मामले में अमेरिका की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीक्रेट सर्विस और FBI ने जांच तेज कर दी है। चौंकाने वाली बात यह है कि इस साजिश के तार खुद FBI के पूर्व डायरेक्टर जेम्स कॉमी से जुड़ते नजर आ रहे हैं। अमेरिकी नेशनल इंटेलिजेंस को डायरेक्टर तुलसी गबार्ड ने बड़ा खुलासा करते हुए कहा है कि कॉमी ने कथित तौर पर ट्रंप की हत्या के लिए अपील की थी। गबार्ड के अनुसार जेम्स कॉमी माफिया और गैंगस्टर मामलों में वर्षों तक काम कर चुके हैं। उन्हें कानून की बारीकियों के बारे में पूरी जानकारी है। ऐसे में अगर उन्होंने राष्ट्रपति के जान को खतरे में डाला है तो उन्हें पूरी सख्ती से कानून के दायरे में लाकर सजा दी जानी चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को खतरे में डालने वालों को बख्शा नहीं जाएगा और वो इस पूरे मामले में सीक्रेट सर्विस की जांच का पूर्ण समर्थन करती है। इस साजिश में 8647 कोड का जिक्र किया गया है। दरअसल 86 का मतलब होता है हत्या करवाना और ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति हैं। ऐसे में इस कोड को ट्रंप को निशाना बनाने के उद्देश्य से जोड़ा गया। बताया जा रहा है कि इससे पहले 13 जुलाई को पेंसिल्वेनिया में एक चुनावी रैली के दौरान ट्रंप पर जानलेवा हमला हुआ था। एक हमलावर ने उन पर गोली चलाई थी जिससे उनके कान के ऊपर गोली लगने से वो घायल हो गए थे। हमलावरों को मौके पर सीक्रेट सर्विस के स्नाइपर ने मार गिराया था। इस घटना ने अमेरिका की आंतरिक सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए थे। अब जब FBI के पूर्व प्रमुख पर ही साजिश का शक गहरा गया है तो मामला और ज्यादा गंभीर हो जाता है। क्या अमेरिका की लोकतांत्रिक व्यवस्था और सुरक्षा ढांचे में भीतर से ही सेंध लगाई जा रही है? क्या जांच के नतीजे आने बाकी हैं, लेकिन यह मामला आने वाले दिनों में अमेरिकी राजनीति और सुरक्षा तंत्र को हिला सकता है।
चुनावी रैली के दौरान ट्रंप पर जो गोली चली थी वो तस्वीरें आपको याद होंगी। अब ऐसे में जब जांच का दायरा आगे बढ़ा तो FBI के पूर्व डॉक्टर पर शक हो गया, क्योंकि ट्रंप की हत्या के लिए 8647 कोड जारी किया गया था और 86 का मतलब स्पष्ट रूप से होता है कि हत्या करनी है। तुलसी गबार्ड ने साजिश के बारे में जानकारी दी। चुनावी रैली में ट्रंप पर गोली चली थी। FBI पूर्व प्रमुख पर ट्रंप की हत्या का शक है, जो हत्या की साजिश रचने का शक है। आपको बता दें कि 8647 कोड जो है वो जारी किया गया था। तुलसी गबार्ड ने इस साजिश की पुष्टि की है कि ये साजिश रची गई थी। आपको बता दें कि जब प्रचार कर रहे थे तो एकाएक सामने से गोलियां चली थी, जिसमें बाल बाल डोनाल्ड ट्रंप बचे थे। उसके बाद में चुनाव में उन्होंने जीत दर्ज की और मौजूदा वक्त में अमेरिका का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। देखिए, पिछले कुछ दिनों से धरती बार बार हिल रही है और शुक्रवार को एक बार फिर से अफगानिस्तान में भूकंप के झटकों ने लोगों को दहशत में डाल दिया। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के अनुसार अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के पास में शुक्रवार रात करीब 1 बजे 4.0 तीव्रता का भूकंप आया। इससे पहले दिन में भी इस क्षेत्र में झटके महसूस किए गए थे। अच्छी बात यह रही कि किसी तरह के जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ, ऐसी कोई सूचना नहीं प्राप्त हुई। इससे कुछ घंटे पहले यानी शुक्रवार सुबह भारतीय समय अनुसार 6:29 पर चीन के म्यांमार सीमा से लगे इलाके में 4.5 तीव्रता का भूकंप आया था। इसकी गहराई लगभग 10 किलोमीटर बताई गई। भूकंप विज्ञान केंद्र के अनुसार यह झटका भी मध्यम तीव्रता वाला था और इससे किसी प्रकार के नुकसान की सूचना नहीं मिली। इसी सप्ताह पाकिस्तान भी भूकंप की चपेट में आया। 12 मई को बलूचिस्तान क्षेत्र में दोपहर 1:26 से 4.6 तीव्रता के झटके महसूस किए जाने लगे। इसका केंद्र जमीन के 10 किलोमीटर नीचे था और जिसका अक्षांश था वो 29.12 उत्तर और जो देशांत था वो 67.26 पूर्व के करीब था। भूकंप का यह सिलसिला यही नहीं रुका। गुरुवार को तुर्की के कोन्या प्रांत में रिक्टर पैमाने पर 5.2 तीव्रता वाला भूकंप दर्ज किया गया। ये इलाका देश के सेंट्रल एनाटोलिया क्षेत्र में आता है और वहां भी दोपहर के समय में कंपन महसूस किया गया। तुर्की के आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी AFAD के अनुसार भूकंप मध्यम श्रेणी का था, लेकिन इससे भी किसी नुकसान की कोई खबर नहीं आई। पिछले एक हफ्ते में अफगानिस्तान, चीन, पाकिस्तान और तुर्की जैसे देशों में बार बार भूकंप महसूस हो रहे हैं। प्राकृतिक आपदाएं कभी भी और कहीं भी आ सकती हैं। राहत की बात यह रही कि इन सभी झटकों के बावजूद जान माल का कोई बड़ा नुकसान कहीं पर नहीं हुआ। फिर भी इन घटनाओं से यह जरूर स्पष्ट होता है कि सतर्कता और तैयारियों की आवश्यकता हर समय बनी रहनी चाहिए। अफगान, चीन, ये तमाम वो जगह जहां पर भूकंप के झटके महसूस किए गए, विशेष तौर पर तुर्की में, पाकिस्तान में लगातार भूकंप के झटके महसूस किए गए। कहाँ केंद्र रहा, कितनी गहराई पर जो है इसका केंद्र रहा और साथ साथ में किस तीव्रता का, रिक्टर स्केल पर क्या तीव्रता रही भूकंप की, वो भी हम आपको बता रहे हैं, मैप्स के माध्यम से दिखाने की कोशिश भी कर रहे हैं। काबुल के पास में अफगानिस्तान में जो है वो झटके महसूस किए गए। आपको बता दें कि चाइना में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। तुर्की में भी 4.5 की तीव्रता जो है वो देखी गई। कुछ तस्वीरें भी आई हैं जब भूकंप आया उस दौरान की, ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। पाकिस्तान में लगातार भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। एक हफ्ते में 4 देशों में सिलसिलेवार भूकंप आए, जिसमें अफगानिस्तान की बात कर लीजिए, आप पाकिस्तान की बात कर लीजिए, चीन की, तुर्की की, ये वो तमाम देश हैं जहां पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। अलग अलग जगहों की तस्वीरें आप देखते हैं, गाड़ियां किस प्रकार से हिल रही हैं। कहीं 4 की तीव्रता रही, कहीं 4.5 की, कहीं 5 कुछ की तीव्रता जो है वो देखी गई। हालांकि अच्छी खबर ये रही कि इन चारों देशों में जहां जहां भूकंप के झटके महसूस किए गए वहां पर कोई भी जान माल का नुकसान नहीं हुआ। लेकिन ये अलर्ट की सिचुएशन है इन सभी देशों के लिए जहां पर पिछले कुछ दिनों से लगातार भूकंप के झटके महसूस हो रहे हैं। जो कुछ तस्वीरें आई हैं अलग अलग जगहों की वो हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर भूकंप